तो देखिए आज हम प्रॉब्लम नंबर 45 डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है? इस प्रॉब्लम में बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो आपको करेक्ट ऑप्शंस मार्क करने हैं। तो ये है आपका बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये है आपका फ्रैक्शनल। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके एंड 8 to 9 मिनट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन हम सोल्यूशन इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ अब। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि मैंने जो नोटिस किया है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन में प्रेजेंट हो जाता है तो वो उसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देख के थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन उनको ज्यादा डराने के लिए यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है और इसी तरह से प्रेजेंट है कि एक दूसरे के पावर में आ जाए। तो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? तो हमें सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टू द पावर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स गिवन है, इससे पहले आप देखें कि इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या दिया हुआ है, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। देखिए अगर आप मेरे चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज को फॉलो करते हैं तो आई होप कि वो काफ़ी हेल्पफुल भी हुआ होगा अभी तक। एंड हर एक क्वेश्चन में आप सोच सकते हैं कि वो सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं, वो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी यूज होगा। जैसे मैंने इस तरह के आई थिंक 2 क्वेश्चन अभी तक ले लिए हैं कि जहां पे आपको ये चीज आपने जरूर किया होगा कि 0 to n+1 का एरिया, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to n+1 dx। 0 to n का एरिया मतलब n, 0 to n तक का एरिया मतलब इंटीग्रेशन 0 to n f(x) dx। तो ये वाला एरिया को टोटल एरिया से माइनस करेंगे तो ब्लैंक क्या बचेगा, n to n+1 का एरिया। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो वो देखना काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो 0 to n+1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) dx। तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन n to n+1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये नेचुरल नंबर है एंड एन ग्रेटर इक्वल टू 2 है। एन ग्रेटर इक्वल टू 2 है मतलब जीरो वाला केस का आई थिंक कोई जरूरत होगा नहीं, बस ये वाला फंक्शन ही लेंगे। तो n to n+1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। एक चीज याद रखिएगा, आपको अगर इंटरवल गिवन है, ठीक है, और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट का कोई एनालिसिस करना है तो आई विल सजेस्ट कि जब तक वेरिएबल्स अननोन की तरह है तब तक आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को प्रेफर करें, क्योंकि इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालना थोड़ा आसान रहता है। देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, एन एक आर्बिटरी वेरिएबल है अभी। तो यू कैन थिंक कि जो इंटरवल गिवन होगा वो ओपन इंटरवल की तरह ट्रीट करना है। तो n लेस देन x लेस देन n+1 इस तरह से ट्रीट करना है इंटीग्रल लिमिट को। तो आप मुझे बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या करें, इनको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। n+1 x इनके बीच में है, सबसे लेफ्ट वाले इंटीजर लेता है तो n है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x n हो जाएगा। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पावर में है उसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो n to n+1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू n, और ये क्या होता है x-n लिख सकते हैं आप। क्या चीज किया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x के बराबर होता है, राइट। तो अब इसका कैलकुलेशन करना है आपको। 1/n⁴n इंटीग्रेशन n to n+1 n⁴x dx। अगर आपको याद हो, आई होप याद है कि इंटीग्रेशन a⁴x dx का फॉर्मूला क्या होता है। तो 1/n⁴n इंटू n⁴x/ln n। फ्रॉम लिमिट्स क्या क्या है, n+1 अपर लिमिट में और n लोअर लिमिट में। तो देखिए n⁴n+1 माइनस n⁴n बाई n⁴n ln n। तो n⁴n को कॉमन कर लेते हैं, n-1 बाई n⁴n ln n। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो मेरा इंटीग्रेशन आ गया n-1 ln n। तो देखिए क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑफ कोर्स, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड वाला देखिए, अब सेकंड वाला थोड़ा जल्दी करेंगे। 0 to n+1 जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, अब आई थिंक आपको बिना सोचे भी आप कर सकते हैं ये स्टेप अगर दिया हुआ है किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में। तो इट इज नथिंग बट n to n+1 जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल एक्स टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, n to n+1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख लीजिए x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। तो अब क्या करेंगे, n टू n प्लस वन इंटू एक्स माइनस एन टू द पावर n dx। चलिए अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ये n तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तरह आप इंटीग्रेशन कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो क्या होगा, वन बाई एन प्लस वन माइनस एन इज जीरो, तो वन बाई एन प्लस वन आंसर होगा इसका। तो देखिए, हाँ तो सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो थर्ड वाले पे डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड वाले में आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to n। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप प्रॉब्लम्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप क्लिक ना करे, ये तो हो नहीं सकता कि 0 to n जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप सोचिए, मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे कि जहां पे आपने क्या था कि सपोज 0 to n का लिमिट, अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा हुआ है। मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स में भी आपको शेयर किया था ट्रिक्स इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस तो दुनिया में अनलिमिटेड है, तो ऐसा होगा नहीं कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस, तो आप जरूर उन मेथड्स को रेफर करें क्योंकि वो हर जगह जनरली यूज होता रहता है। तो इसमें भी इंटरवल में ब्रेक करेंगे, लेकिन समेशन के फॉर्म में कैसे करेंगे। तो 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को के फॉर्म में अगर लिखें तो इट इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, राइट। तो अगर हम इन जनरल एक इंटरवल डिफाइन करना चाहें, इन जनरल अगर एक इंटरवल को हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि सपोज सपोज इन सम कर रहे हैं n इक्वल टू वन, सॉरी n इक्वल्स टू जीरो से लेकर n तक, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं n टू n प्लस वन तक। और यहाँ पे हमने ये किया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, आप चैनल में देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या किया गया बेसिकली, n टू n प्लस वन। अब आप n को वन जीरो डालिए पहले, तो आपने क्या किया कि 0 to 1 आ जाएगा लिमिट, फिर n इक्वल टू वन डालिए तो 1 to 2, मतलब क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस फिर 1 to 2 फिर 2 to 3। मतलब फिर अगर आप देखें तो फंक्शन तो अंदर वाला सेम ही है, तो इसको ही आप लिख सकते हैं अल्टीमेटली 0 to n, n इक्वल्स टू 0 to n में। तो वही चीज करने वाले हैं, n इक्वल्स टू 0 to n, n टू n प्लस वन, n टू n प्लस वन बाई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x टू द पावर x। तो ये जो इंटीग्रल है ये तो अभी सॉल्व किया आपने, ये तो आपने अभी सॉल्व किया है, n टू n प्लस वन जी ऑफ एक्स डी एक्स बेसिकली। तो ये तो है वन बाई एन प्लस वन, मतलब वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस अप टू वन बाई एन। देखें अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो इनको नोट डाउन कीजिए। देखें याद रखिएगा, आपके सिलेबस में सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है अभी टेस्ट नहीं है, फिर भी मैं एक टेस्ट आज आपको करा रहा हूं जो कि है पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए अगर सम ऑफ एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी वन बाई एन टू द पावर पी जैसा कोई सीरीज है, ठीक है, मतलब वन प्लस वन बाई टू टू द पावर पी प्लस वन बाई थ्री टू द पावर पी प्लस वन बाई फोर टू द पावर पी। याद रखिएगा इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। तो ये सीरीज कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंट होता है। कब होता है, जब p का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो ये चीज कन्वर्जेंट होगा, और यही चीज डाइवर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है इफ p लेस देन वन। ठीक है, यही चीज डाइवर्जेंट हो जाता है जब p लेस देन वन। कन्वर्जेंट मतलब हम सम, आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हम सम निकाल पाएंगे। जैसे 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 सपोज p इक्वल टू टू आप मान लीजिए, तो आपने ये सीरीज तो देखा होगा बुक्स में भी, हालांकि प्रूफ अभी नहीं पता होगा आपको कि प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आता है, पाई स्क्वायर ओवर सिक्स। तो देखिए p यहाँ पे टू था, लेकिन p अगर ग्रेड लेस देन वन और लेस इक्वल टू वन भी लिख लीजिए, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए कि अगर डाइवर्जेंट होगा तो यहाँ इन फॉर्मेट में अगर है तो कन्वर्जेंट तभी होगा जब p का वैल्यू ग्रेटर देन वन है। मतलब अगर मैं p का वैल्यू 1.2 ही दे दूं तो ये सीरीज कन्वर्ज करना
स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं p का वैल्यू 1 या 1 से छोटा देता हूं तो ये सीरीज डाइवर्ज करने लग जाएगा। तो आप बोलेंगे कि p इक्वल्स टू 1 वाला थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि p इक्वल टू 1 वाला डिस्कस अगर करेंगे, जरूर करेंगे, एक कैलकुलेटर ओपन करिए एंड आप इनका सम मुझे करके बताइए। 1 + 1/2 1/3 +1/4 +1/5 +1/6 +1/7 +1/8 +1/9 +1/10, इस ऐसे सम करते जाइए। देखिए देखिए देखिए, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये देखिए, वो आपको लग सकता है कि ये तो कन्वर्जेंट है क्योंकि 1 के बाद हर टर्म डिक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। लेकिन आपको दिखेगा अगर आप पहले 4 टर्म ऐड करते हैं तो वो 2 से ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर आप कुछ टर्म्स लेंगे तो 2 + 1 करके 3 से ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर आप कुछ और पेयर्स में टर्म्स लेते जाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। मैं किसी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको मैन्युअली प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको मैन्युअली प्रूव करेंगे। मतलब कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया, इस ये सबसे आसान तरीका है करने का कि आप टर्म्स को ऐड करते जाइए, देखिएगा कि आपके टर्म्स ऐड हो जाएंगे। अब कुछ टर्म्स अगर 20-25 टर्म भी ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा तो 1 से सीरीज का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 5 6 तक हो जाएगा एंड ऐसे होता रहेगा। लेकिन इसको इनिक्वलिटी से भी प्रूव कर सकते हैं कि इसका वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये जो वैल्यू है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगा एंड ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे ऐड करते जाएंगे तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसके लिए आप मेनली, अगर आप याद करना चाहें और आपके क्वेश्चन में इनकेस अगर यूज हो जाता है या फिर अगर आप एआईटीएस के क्वेश्चंस करते हैं तो ये रिजल्ट याद रखिएगा कि 1/n⁴p इस तरह का सीरीज कन्वर्ज तब होगा जब p सिर्फ एक ही फॉर्मेट है। टेस्ट बहुत सारे हैं लेकिन मैंने बस एक ही टेस्ट बताया जो कि कहते हैं पी सीरीज टेस्ट, ठीक है, जो कन्वर्जेंट कब होगा जब p ग्रेटर देन 1 होगा और डाइवर्जेंट कब होगा जब p लेस इक्वल टू 1 होगा। तो इन केस में देखिए ये जो हमारे पास सीरीज है तो ये तो इन्फिनिटी तक है। तो ये जो सीरीज आएगा, ये जो सीरीज आएगा ये है सम ऑफ 1/n का सीरीज, जहां पे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी में लिख सकता हूं। तो ये तो डाइवर्जेंट है ना। डाइवर्जेंट मतलब सम इसका इनफाइनाइट को टेंड करेगा, सम इसका किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये बाउंडेड नहीं हो सकता, ठीक है। 3 2, अगर आप बोलेंगे कि सर सिलेबस में नहीं है तो ये ऑप्शन कैसे वेरीफाई करें, तो कर सकते हैं वो। तो अब देखते हैं कि आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक पिक्चर में पिक्चर लिया है, ये इंटरनेट पे पिक्चर अवेलेबल है। बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी है करने का इसका, ठीक है, कि 1 + 1/2 +1/3 +1/4 इस तरह के सीरीज में आप देखिए जो सेम कलर के टर्म्स है ना उसको आप क्लब कीजिए। 1/3 +1/4 मतलब आपका स्ट्रेटेजी है इसको डाइवर्जेंट दिखाना। डाइवर्जेंट मतलब इसका सम क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये आप पैटर्न याद रख सकते हैं या फिर आप कर भी सकते हैं। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्लिक भी करता है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे क्लिक करेगा। ये जो 1/3 +1/4 है, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 क्या होता है, 1/3 बड़ा होता है या 1/4 बड़ा होता है, तो ऑफकोर्स 1/3 बड़ा है। तो 1/3, तो ये सीरीज को आप ग्रेटर देन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज को आप ग्रेटर देन लिख सकते हैं, तो मतलब ये s ग्रेटर देन t हो रहा है, ठीक है। s का वैल्यू एक्चुअली t से बड़ा है। फिर आप 1/5 1/6 1/7 1/8 को 4 टर्म लेंगे। फिर कितने टर्म्स लेंगे हम मुझे बताइए। फिर आप कितने टर्म्स लेंगे, फिर आप 8 टर्म्स लेंगे। मतलब आप पहले ये देखिए ये 2 टर्म आप क्लब कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 4, फिर अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 8 टर्म्स करेंगे, मतलब 2 टू द पावर n। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, 16 टर्म्स करेंगे और डिनोमिनेटर को 32 कर देंगे। तो इसी तरह से आपको करना है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट प्रूव हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप ये चीज तो कह सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि ये इसमें बाउंडेड नहीं है। तो ये चीज आपको ऐसे प्रूव करना था। तो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन भी ध्यान से देखिए, ये करेक्ट है या नहीं है। तो t बिलोंग्स टू 1 to π/2 में आपको देखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पे t बिलोंग्स टू 0 to π/2 था, ठीक है। यहाँ पे t बिलोंग्स टू 0 to π/2 था। मैं बताऊंगा अगर 1 to π/2 भी होता, अगर यहाँ पे 1 to π/2 भी होता तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ था 0 to π/2।
तो उसी इंटरवल के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 0 to π/2 के लिए देख लीजिए, 1 to π/2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए t बिलोंग्स टू, आपको t बिलोंग्स टू, मैं 0 to π/2 वाला आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले फंक्शंस डिफाइन कर लेने हैं। ठीक है, फंक्शंस डिफाइन कर लेने हैं। देखिए जीरो तो इंटरवल में नहीं है, तो x इक्वल्स टू 0 वाला के साथ छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि चलिए फिर एक बार लिखते हैं। फिर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। हमें इस इंटरवल से मतलब है। क्लियरली आप पावर को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखेंगे, तो ये 0 to the power x माइनस 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 to the power x माइनस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से लेकर π/2 तक। सॉरी, ओपन ब्रैकेट है। तो ये अगर आप करेंगे तो 0 और 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to π/2, राइट। सिमिलरली आप g ऑफ x को करेंगे, तो g ऑफ x अगर करेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ था, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ था। तो g ऑफ x को अगर आप इंटरवल में ब्रेक करेंगे तो ये क्या आएगा, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, तो x माइनस 0 टू द पावर 0, x बिलोंग्स टू 0 to 1 में, और यहाँ पे देखिए x माइनस 1 टू द पावर 1, x बिलोंग्स टू 1 to π/2 में। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दो फंक्शंस आया, एक तो आया 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, और x माइनस 1 जब x बिलोंग्स टू 1 to π/2। ऐसा आपने ब्रेक कर लिया। अब देखिए आपको बोला है कि इंटीग्रेशन 0 to t f ऑफ x dx और इंटीग्रेशन 0 to t g ऑफ x dx, इसके बारे में देखना है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं ना, हम ग्राफ बना लेते हैं। तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द ग्राफ। देखिए अलग अलग कलर से बनाएंगे इसको, रेड से बनाते हैं एफ ऑफ एक्स पे। तो एफ ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये देखिए 0 पे इसका ओपन ब्रैकेट होगा, फिर ये क्लोज, मतलब एक्स एक्सिस के इक्वल है ग्राफ बेसिकली, और 1 पे आके यहाँ पे फिर से ओपन है, और 1 पे इसका वैल्यू है 1, और π/2 पे π/2। तो 1, लेट से कि ये वाला पॉइंट मेरा 1 है, तो ये देखिए 1 पे इसका वैल्यू है 1, और π/2 सपोज स्केल तो नहीं अभी ग्राफिंग है, तो इसको π/2 मानते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा अपना एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, राइट। और जी ऑफ एक्स का ग्राफ वाइट से बनाते हैं। तो 0 to 1 में 1 ग्राफ है इसका, 0 to 1 में इसका ग्राफ क्या है, 1 है। ठीक है, और 1 to π/2 में इसका ग्राफ है x माइनस 1, x माइनस 1 ग्राफ है। देखिए तो 1 पे वैल्यू 0 होना चाहिए, 1 पे वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब उसके केस में 1 से लेकर कुछ इस तरह से फंक्शन डिफाइन होगा, राइट। अगर आप देखें तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, अगर π/2 से π/2 के इंटरवल में हमें देखना है तो π/2 -1 भी होगा। तो सॉरी, थोड़ा स्लोप का इश्यू आ रहा है इसमें। देखिए π/2 ये पॉइंट है, ये 1 है, और π/2 -1 अगर आप करते हैं तो 0.5, मतलब कहीं ना कहीं वो इस तरह का कोई ग्राफ होगा। अब आपको एक चीज मुझे बताना है, एक चीज मुझे बताना है कि अगर मेरा टी का सोल्यूशन है तो ये एरिया का मैटर है, एरिया एरिया का मैटर है। तो अगर मैं सपोज सपोज ये 0 है, ये 1 है अपना, ठीक है, ये 0 है अपना और ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट मैं ले रहा हूं, ठीक है। लेट्स कॉल इट अल्फा पे इंटरसेक्ट करेगा 0 to 1 में ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये वाइड वाले का जब एरिया आप निकालेंगे तो ये तो एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। ये व्हाइट कर्व का एरिया है एक्स एक्सिस से, देखिए ध्यान से समझिएगा, 0 to 2 जी ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब ये व्हाइट वाले कर्व का एरिया। तो आप क्या बोलेंगे तब, तब ये बोलेंगे जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया टोटल, या फिर यहाँ ये वाला एरिया टोटल, आप बोलेंगे ऐसे। मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला एरिया बोलेंगे तब, ये व्हाइट वाले कर्वेचर में जो आप कर रहे हैं, राइट।
लेकिन आप सोचिए उस इंटरवल में इसका एरिया क्या होगा, ये रेड वाले कर्व का। तो ये रेड वाले कर्व का एरिया हमेशा जीरो है 0 to 1 में। तो इसका मतलब ये एरिया कभी इक्वल नहीं होगा 0 to 1 में। 0 to 1 में तो इक्वल नहीं होगा, आपको क्लियरली ग्राफ से दिख जाएगा। क्या आपको बात क्लियर है? आई थिंक क्लियर तो है। अब देखिए π/2 का जो इंटरवल है 0 to π/2, अब ग्राफ कैसे जा रहा है, ये अपना सपोज करिए वो जी ऑफ एक्स का कर्व है। अब मैं अगर यहाँ पे भी कोई ग्राफ ले लूं, अब एरिया मेरा ये रेड वाला का एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया पूरा। अब इस इंटरवल पे ये होगा ट्राइंगल का एरिया। आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कभी इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली आप राइट साइड शिफ्ट करके देख लीजिए, कभी इक्वल नहीं आ सकता। आपने ग्राफ से ही फिर वेरीफाई कर लिया कि ये एक्चुअली ये दोनों एरिया इन इंटरवल्स में 1 to π/2 में इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वल नहीं हो सकते। तो फोर वाला ऑप्शन भी गलत है, फोर वाला ऑप्शन भी गलत है। ये तो मैंने अपना मेथड बता दिया कि आप ग्राफ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक्चुअली अगर आपको प्रूव करना है, ये आपके लिए होम टास्क है, आप करके देख सकते हैं। देखिए ग्राफ से करें और कुछ भी करें, फंक्शन को देख के तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 to 1 में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप मान लीजिए कि 1 to π/2 में एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक मान सकते हैं, या फिर एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ऐसा भी मान सकते हैं। फिर प्रूव करिए, उस अल्फा का एक वैल्यू निकालिए। और मतलब कैसे करना है अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। 0 to 1 और 1 to अल्फा में आप कैलकुलेट करिएगा, या फिर टी जो दिया हुआ है वो टी वेरिएबल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 to 1 और 1 to अल्फा में फंक्शन कैलकुलेट करिएगा, एफ का और यहाँ पे जी का और जी का, ठीक है। फिर आप अल्फा का वैल्यू सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि अल्फा का एक ऐसा वैल्यू आ जाएगा जो कि π/2 से बड़ा है, और एक वैल्यू आ जाएगा जो 0 to 1 के बीच में है। अब आपको पता है कि 0 to 1 के बीच में सोल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि अल्फा हमारे एजम्पशन में 1 to π/2 के बीच का सोल्यूशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि कंट्राडिक्शन आएगा, तो वहां से भी हम बोल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कौन सा मेथड पसंद है। मेरे ख्याल से तो यही बेस्ट वे है इसको प्रूव करने का, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ है और ये बस एक वेरिएबल है। आप क्लियरली देख सकते हैं x-1 पे इसका स्लोप क्या है, तो कौन से इंटरवल में ज्यादा है, कौन से इंटरवल में स्मॉल है। तो आप बोलिएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कशन कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्कशन ग्रुप का, वहां पे जाकर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।